हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप करता हूं कि आप सभी बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पूरे समाज, पूरे परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे, लोगों की बहुत मदद कर रहे होंगे। हम सभी कोरोना महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत बुरा दौर है पूरे भारत के लिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अपने आसपास के लोगों की मदद करें। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों की फिनेंशियली ही हेल्प करें, कई बारी आप उनकी हेल्प सूचना से कर सकते हैं, है ना। उनको इन्फॉर्मेशन देकर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे यूज़फुल कॉन्टैक्ट्स होते हैं जो आपके पास हैं, उनके पास नहीं है ना। फ़ोन के माध्यम से भी, इंटरनेट के माध्यम से भी आप बहुत तरह तरह की मदद उन तक पहुंचा सकते हैं। तो लोगों की मदद करें। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करवाएं। आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा डायडेक्टिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है और रेलिवेंट भी है। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का एक टॉपिक है, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग से हर बार एक या दो क्वेश्चंस आने तय होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ इंपॉर्टेंट लगे नोट भी करिएगा, इससे क्वेश्चंस अवश्य ही आएंगे। ठीक है। सैम्पलिंग को हिंदी मीडियम वाले बच्चे कहते हैं प्रतिचयन। और सैम्पलिंग होता क्या है और इसके क्या मेथड्स हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ये सभी आज मैं आपको क्लियर कराऊंगा। देखिए, जो भी बच्चे रिसर्च करते हैं, पीएचडी करते हैं, रिसर्च का मतलब सिर्फ पीएचडी नहीं है, और भी तमाम तरह के रिसर्च करते हैं, वो हमेशा सैम्पलिंग भी उनको करना होता है। क्योंकि देखिए, रिसर्च आप जब भी करेंगे तो वो डेटा बेस्ड होता है। आप चाहे किसी फिलोसफर पे करें, चाहे सोसाइटी के किसी भी इश्यूज पे करें, चाहे किसी भी टॉपिक पे करें, आपका एक सैंपल होगा, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आप गांधी जी पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका सैंपल क्या होगा? गांधी जी के बुक्स, गांधी जी से संबंधित क्रिटिक, या गांधी जी से संबंधित वो लोग जो गांधी जी के बारे में कुछ लिखते हैं, बात करते हैं। या आप मान लीजिए कि कोविड पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आपका सैंपल क्या होगा? वैसे लोग जो कोविड से प्रभावित हुए, संक्रमित हुए, अब ठीक हो गए हैं। ठीक है। तो सैंपल बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरे देश विदेश के एक एक लोगों से, एक एक टेक्स्ट को, एक एक लोगों से मिलकर उनसे बात करें, इंटरव्यू करें, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप जब भी शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो आप हमेशा अपने सैंपल को कलेक्ट करेंगे। और आपका सैंपल क्या होगा? वो स्मॉल इन साइज होगा, ताकि आप उस सैंपल के बेसिस पे अपना टाइम बचा सकें और कम समय में ज़्यादा आउटपुट दे सकें। ठीक है। इसलिए आप जब भी किसी टॉपिक पे करेंगे तो उस टॉपिक से संबंधित किसी सैंपल को कलेक्ट करेंगे और उस सैंपल से आप इंटरव्यू करेंगे, क्वेश्चनेयर करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे और उस बेसिस पे अपना एक परसेप्शन बनाएंगे या आउटपुट देंगे या थीसिस लिखेंगे। ठीक है। तो ये होता है सैम्पलिंग, प्रतिचयन। सैम्पलिंग के पद्धति देखिए, दो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग होते हैं। देयर आर ऑल टोटल टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग। पहले मैं रैंडम सैम्पलिंग बताता हूँ। देखिए, रैंडम सैम्पलिंग नाम से ही आपको पता लग रहा है कि रैंडम का मतलब क्या होता है, बिल्कुल अचानक से, सडन, जहाँ पे आप कोई भी बायसनेस नहीं करते, प्रेजुडिस नहीं करते। ठीक है। कोई कक्षा है, क्लास है, उसमें 50 बच्चे हैं, आपको उसमें से किसी एक बच्चे को चूज करना है। आप उस क्लास में किसी को नहीं जानते, आप रैंडम गए, एक बच्चे को उठा लिया। ठीक है। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम या फिर नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे गैर संभावना न्यादर्श कहते हैं। वो हुआ कि क्लास में 50 बच्चे हैं, उस 50 में से 2 बच्चे आपके रिलेटिव हैं, या किसी 2 बच्चे को आप जानते हो किसी भी तरह से। आप क्या किए? क्लास गए और उन दोनों का नाम लिया, उनको बाहर बुला लिए। तो ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग है। यहाँ पे आप उनको जानते थे, आपने जानबूझकर उन्हें बुलाया। और रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है? आप नहीं जानते, आपने रैंडम किसी को उठा लिया और उस पर रिसर्च किया आपने। ठीक है। अब रैंडम सैम्पलिंग के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है। उसको देखना जरूरी है, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो टाइप से ज़्यादा आते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के टोटल 5 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? पहला होता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है। नाम ही है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इसका मतलब है कि आप जब सिंपली, है ना, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि कोई एक गाँव है, उस गाँव में आपको उस गाँव के बारे में सब कुछ पता करना है। उस गाँव के बारे में बिल्कुल आप अननोन हो, आपको कुछ भी नहीं पता। आप उस गांव में गए और उस गांव में जाते के साथ किसी भी एक घर के दरवाजे को नॉक किया और उससे जो व्यक्ति बाहर आया, आपने उससे पूरे गांव का डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दिया। दिस इज कॉल्ड रैंडम सैम्पलिंग, है ना। सिंपल रैंडम में ये आ गया। ठीक है। या मान लीजिए कि एक टोकरी है, उस टोकरी में 10 बॉल है ना, और उस 10 बॉल में से आपको कोई भी एक जो है सेलेक्ट करना है। आपको नहीं पता कौन से बॉल अच्छे हैं, कौन से बॉल नए हैं, कौन से पुराने हैं, आपको एक सेलेक्ट करना है। ठीक है। तो ये क्या हो गया? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इस तरह से आप अपने रिसर्च में आपको ये हेल्प करेगा। दूसरा होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कहते हैं स्तरीकृत दैव प्रतिचयन। इसमें क्या होता है कि आप एक स्ट्रेटा में बांटते हो। स्ट्रेटा का मतलब क्या हो गया?
मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में आपको रिसर्च करना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, 90 प्लस स्कोर करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 75 प्लस स्कोर करते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो 60 प्लस स्कोर करते हैं। आपने क्या किया, उस क्लास में जाते के साथ आपने कहा कि भाई जितने बच्चे ऐसे हैं जो लास्ट एग्जाम जो भी हुआ था आप में समेटिव फॉर्मेटिव, उसमें जिन्होंने भी 90 प्लस स्कोर किया था वो क्लास में लेफ्ट साइड पे खड़े हो जाएं, जिन्होंने 75 प्लस स्कोर किया था वो क्लास के राइट साइड खड़े हो जाएं, और जिन्होंने 60 प्लस स्कोर किया था वो बिल्कुल क्लास के मिडिल में खड़े हो जाएं। आपने क्या किया, स्ट्रेटा बना लिया, ठीक है, 90 प्लस, 75 प्लस, 60 प्लस। अब आपने क्या किया कि 90 प्लस में वाले में 5 बच्चे हैं, उनमें से 2 को आपने ले लिया, 60 प्लस वाले में से 2 बच्चे को आपने उठाया, और 75 प्लस वाले में से 2 बच्चों को उठाया, और उस पर आपने रिसर्च करना स्टार्ट किया। उससे आपने तमाम तरह के उनके आईक्यू पे रिसर्च करा, या मान लीजिए कि वो किस तरह के फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट है वो क्यों इंटेलिजेंट है, उसकी क्या फैमिली बैकग्राउंड है, वो किस तरीके से पढ़ाई करता है। तो ये हो गया स्ट्रेटा। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपका रिसर्च इससे क्या होगा, आसान हो जाएगा। अब 90% से ज़्यादा लाने वाले 15 बच्चे हैं, 15 बच्चों से आप बातचीत करोगे आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उस 15 में से अगर 2 बच्चे से आप बात करोगे तो आपको कम समय लगेगा, और उस 2 बच्चों के जो भी जवाब मिलेंगे उस आधार पे आप उस 15 बच्चों को उससे रिलेट कर सकते हो कि अगर ये 2 बच्चे 90 प्लस ला रहे हैं और इनका ये नेचर है, इनका ये रूटीन है ना, ये ऐसे पढ़ाई करते हैं, ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से संबंध रखते हैं, तो वो बचे हुए जो 13 बच्चे हैं वो भी करीब करीब ऐसे ही होंगे, ऐसे ही पढ़ते होंगे। ठीक है, तो आपका रिसर्च जब आप करते हैं तो इस तरह की जो सैम्पलिंग है वो आपके रिसर्च को बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप अपने रिसर्च को ख़त्म कर पाते हो, तो सैम्पलिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा है आपका सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, इसको कहते हैं व्यवस्थित प्रतिचयन, व्यवस्थित दैव प्रतिचयन। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में आपको रिसर्च करना है, उस पर समय आपके पास कम है। आपने क्या किया कि कहा कि रोल नंबर 1 to 50 बच्चे हैं, आपने कहा कि जितने ऑड नंबर वाले बच्चे हैं, जैसे रोल नंबर 1, रोल नंबर 3, रोल नंबर 5 एंड सो ऑन, वो एक रो में आ जाएं, और जितने इवन नंबर वाले बच्चे हैं, रोल नंबर 2, रोल नंबर 4, रोल नंबर 6 डॉट डॉट, वो सारे एक कोने में आ जाएं। एक सिस्टम आपने बना दिया। अब ऑड वाले में से आपने 2 बच्चों को बुलाया, इवन वाले में से 2 बच्चों को बुलाया, तो एक सिस्टमैटिक तरीके से आपने अपने रिसर्च को कम टाइम में पूरा किया। तो इसको कहते हैं सिस्टमैटिक, व्यवस्थित तरीके से आपने किया। ठीक है, नेक्स्ट होता है मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। ठीक है, बहुस्तरीय दैव प्रतिचयन। इसमें क्या होता है, आप मल्टी स्टेज पे चेक करते हो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें आपने देखा है पहले प्री होता है, मेंस होता है, फिर जीडी, इंटरव्यू, है ना, टोटल 3-4, फिर लवासना जाते हो, वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की। तो इस तरह से 3-4 जब आप फेज को पार करते हो तो जाके वो आपका सिलेक्शन करता है, आप आईएएस बनते हो। इसी तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भी आप बनोगे तो पहले नेट के एग्जाम को क्वालिफाई करोगे, फिर इंटरव्यू दोगे, इंटरव्यू के बाद भी हो सकता है कि एक आध प्रोसेस से आपको गुजरना पड़े, पैनल डिस्कशन वगैरह हो, उसके बाद आपकी अपॉइंटमेंट होती है। तो 2-3 स्टेज से गुजरने के बाद आपको वो सेलेक्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि नेट का एग्जाम या यूपीएससी के प्री एग्जाम में 10 लाख बच्चे अपीयर होते हैं, लेकिन लवासना कितने बच्चे जा पाते हैं, या मान लीजिए कि आईएएस कितने बच्चे बनते हैं, आउट ऑफ 10 लाख सिर्फ 700-800। तो 10 लाख में से 800 का सैंपल उन्होंने अलग किया। कैसे, प्री में 10 लाख बच्चे बैठे, बट मेंस में कितने पहुंच पाए, सिर्फ हार्डली 10,000। फिर इंटरव्यू में कितने पहुंचे, 5,000। फिर सिलेक्शन कितनों का हुआ, 700। तो 10 लाख में से आपने 500 को निकाल लिया। दिस इज कॉल्ड मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसी तरीके से आप भी जब रिसर्च करेंगे आपको भी इस फंडा को अपनाना है। ठीक, देन है हमारा क्लस्टर सैम्पलिंग, गुच्छ प्रतिचयन। ठीक है, क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है, आप गुच्छा बनाते हो। जैसे मान लीजिए आपने अंगूर देखा होगा, अंगूर का आपने बंच देखा होगा, क्लस्टर। तो ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए कि अलग अलग क्लस्टर्स हैं। ठीक है, कोई भी जॉब्स में आप अपीयर होते हो तो आपने देखा होगा कि हर कैटेगरी के बच्चे होते हैं वहाँ पे। मान लीजिए जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी कैटेगरी के हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, सभी का अपना अपना एक सीट होता है कि भाई 100 सीट्स हैं तो 100 में से 50 जनरल वाले आएंगे, 20 ओबीसी वाले आएंगे, 10 एससी वाले आएंगे, है ना। तो उसको मान लीजिए क्लस्टर है कि जनरल कैटेगरी का एक क्लस्टर हो गया, ओबीसी का एक क्लस्टर हो गया, सभी का अलग अलग सीट्स निर्धारित होता है। तो उसमें से आपने क्या किया कि 5-5 को सेलेक्ट कर लिया और उस पर आपने रिसर्च किया। ठीक है, तो ये हो गया क्लस्टर सैम्पलिंग।
ठीक है, एक पूरा गुच्छा है, गुच्छा किस चीज़ का, लोगों का, सैंपल का, और उस सैंपल में से आपने जो है अपने काम की चीज़ निकाल दी, बाकी को छोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये जो 5 टाइप्स हैं ये किसके हैं, रैंडम सैम्पलिंग के टाइप्स हैं। एनटीए नेट में कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि बताइए इनमें से कौन ऐसे हैं जो रैंडम सैम्पलिंग के टाइप नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। दूसरा होता है नॉन रैंडम सैम्पलिंग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कहते हैं गैर संभावना न्यादर्श। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप पहले से आपको पता होता है कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने आपको बताया एक क्लास है, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, उसमें से आपको 5 को सेलेक्ट करना है, और उस 50 में से 5 ऐसे हैं जो आपके रिलेटिव हैं या आपके मोहल्ले में रहते हैं, आप उनको जानते हो। आपने क्या किया, उन 5 का ही नाम लिख के और उनको बाहर बुला लिया, तो ये क्या हुआ, नॉन रैंडम, आपको पहले से ही पता है। ठीक है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला होता है जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको कहेंगे उद्देश्यपूर्ण प्रतिचयन। इसमें क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप पहला तो आपका कोई उद्देश्य है। ठीक है, मान लीजिए कि आप बेरोजगारी है ना, बिहार के किसी गांव में गए और वहां आपको ये पता लगाना है कि इस गांव में कितने ऐसे 18+ वाले यंगस्टर्स हैं जो अभी तक बेरोजगार हैं। तो आप क्या करोगे, वहाँ के किसी लोकल से पहले ही पता लगा लिया कि कौन से गांव में जाने पे मुझे सबसे ज़्यादा बेरोजगार मिलेंगे। आप उसी गांव में गए और वहाँ जाके जो है सब चीज़ें पता लगा ली, कम समय में, टाइम भी आपका बचा। तो पहला तो आपका एक ऑब्जेक्टिव था। दूसरा कि आपने पहले से चीज़ों को पता लगा रखा था, तो आपको क्या हुआ, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। ठीक है, रैंडम आपने काम नहीं किया, नॉन रैंडमली आपने काम किया, पता लगाने के बाद गए। ठीक है, तो पहला हो गया जजमेंटल सैम्पलिंग, जिसमें आपको चीज़ें पता है, उसके बाद आप रिसर्च करते हो। दूसरा है कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, इट मीन्स सुविधात्मक प्रतिचयन। नाम ही है कॉन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है कि आपके सुविधा के अकॉर्डिंग। ठीक है, मान लेते हैं कोई बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, वहाँ से पीएचडी कर रहा है ना, और उनके पास धन की कमी है, फंड्स नहीं है बहुत ज़्यादा, उनको पीएचडी कंप्लीट करना है। तो ऑब्वियस ही बात है कि वो किसी ऐसे टॉपिक को सेलेक्ट करेगा जो दिल्ली में रहकर ही पूरा हो जाए, ताकि उन्हें बिहार, झारखंड या यूके, यूएसए, ब्राज़ील ना जाना पड़े, है ना। कोई बच्चा अगर बिहार में पीएचडी कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, उनके पास फंड्स की कमी है, अब तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा कि उस टॉपिक को सेलेक्ट करेगा वो, जिससे उसको कम फंड में, कम समय में सारी चीज़ें, सारे सैंपल्स मिल जाएं, है ना। बिहार के ही किसी राइटर पे कर लिया, बिहार के ही किसी फिलोसफर पे कर लिया, ताकि उनको ज़्यादा खर्च भी ना पड़े और ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग, आप अपने सैम्पलिंग को अपने सुविधा के अनुसार जब सेलेक्ट करते हो तो उसको हम कहते हैं सुविधात्मक प्रतिचयन। तीसरा है कोटा सैम्पलिंग। ठीक है, कोटा प्रतिचयन में क्या होता है कि आप कोटा वाइज बांट देते हो। उदाहरण के तौर पे अभी कोरोना के लिए वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है बहुत बड़े स्तर पे, तो आपने देखा कि हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है। तो प्रधानमंत्री जी को भी ये चीज़ पता है कि 140 करोड़ को एक बार में अगर वैक्सीन लगाएंगे तो क्या होगा, अस्पताल में भीड़ लग जाएगी, हाहाकार मच जाएगा और कोरोना फैल जाएगा, और हमारे पास उतने वैक्सीन हैं भी नहीं। तो उन्होंने क्या किया, कोटा बांट दिया कि पहले 60+ वालों को मिलेगा, अभी मिल रहा है। अब उन्होंने कहा 45+ वालों को मिलेगा, कुछ दिनों के बाद कहेंगे 18+ वालों को मिलेगा, फिर कुछ दिन के बाद कहेंगे कि 18 से नीचे वालों को भी मिलेगा। तो उन्होंने क्या किया, कोटा बांट दिया, ताकि एक तय सीमा के समय एक तय ग्रुप वाले लोगों को वैक्सीन मिले, फिर वो घर के अंदर बैठ जाएं। अब 45+ वालों का शुरू हुआ है, तो 45 से 60 वर्ष के बीच के जितने युवा हैं, जितने व्यक्ति हैं, वो लोग जाएंगे वैक्सीन लेंगे। फिर जब इनका हो जाएगा फिर 18+ वालों को बुलाया जाएगा। तो कोटा में बांटने से क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है और कम समय में आप ज़्यादा आउटपुट दे पाते हो। एक बार में अगर सबको वैक्सीन लगाने के लिए बुलाया जाता तो अस्पतालों में कितनी भीड़ हो जाती, है ना, और ज़्यादा संक्रमण का खतरा हो जाता। या फिर मान लीजिए कोई जॉब्स के लिए कोई भी वैकेंसी आती है, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि उसमें कैटेगरी बटी होती है कि जनरल कोटा वालों के लिए इतनी सीट है, ओबीसी कोटा वालों के लिए इतनी सीट है, एससी कोटा वाले के लिए इतनी सीट है, एसटी के लिए इतनी सीटें हैं, पीडब्ल्यूडी, माइनॉरिटी। ठीक है, तो इसको भी कहते हैं कोटा। कोटा में बांटने से क्या होता है कि सभी जाति, सभी धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार मिल जाता है। कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि जी हमें तो नौकरी मिलती ही नहीं या हमारे लिए तो सीट्स है ही नहीं, ऐसा नहीं। जनरल वालों की भी सीट होती है, ओबीसी की भी होती है। तो कोटा सैम्पलिंग मतलब कि आप भी जब अपने शोध को करेंगे, रिसर्च को, तो कोटा वाइज आप चीज़ों को, अपने कामों को बांट सकते हो कि मैं इतने दिनों में इसको करूंगा, इतने दिनों में इसको करूंगा। तो ये भी एक बहुत अच्छी विधि है जिसके माध्यम से आप अपने रिसर्च को एक टाइम पीरियड में, फिक्स टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा इफिशियंटली कर सकते हो। लास्ट होता है इसका स्नोबॉल सैम्पलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया ऐड हुआ है। स्नोबॉल सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, स्नोबॉल का मतलब होता है बर्फ का गोला। बर्फ का गोला क्या होता है, टाइम के साथ और बड़ा होता जाता है, इतना छोटा है
और जैसे ठंड बढ़ेगी तो वो बर्फ़ का गोला बड़ा होता जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार से मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं इस प्रतिचयन के विधि को, तो इसमें क्या होता है कि आप अपने कॉन्टैक्ट्स को जो है ऐड करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। सपोज करिए कि आप रिसर्च कर रहे हो और आपका टॉपिक जो है वो दिल्ली और मुंबई महानगरों से जुड़ा टॉपिक है, और आप दिल्ली में एक या दो लोगों को मुश्किल से जानते हो। तो आपने क्या किया, आपने अपने दिल्ली के मित्र से कांटेक्ट किया और उनको कहा कि प्लीज़ आप मुझे कोई कांटेक्ट दें जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में पढ़ते हैं। मुंबई में फ्रेंड से कांटेक्ट करके कहा कि जी मुझे ऐसा दें जो पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, और उनके थ्रू आप डीयू के बच्चे से जुड़े। फिर डीयू के बच्चों को रिक्वेस्ट किया, उस बच्चे को जिससे आपके रिलेटिव ने जोड़ा उससे आपने रिक्वेस्ट किया कि मुझे जो है और आप 5 लोगों का कांटेक्ट दीजिए। उसको कहा, फिर आगे आप जिससे जुड़े उसको कहा कि और मुझे 5 लोग। तो क्या किया आपने, एक चेन बना लिया। अभी आप अकेले हो, लेकिन अभी आप अपने कांटेक्ट का यूज़ करके क्या हो सकता है, हज़ारों लोगों से जुड़ सकते हो। जैसे आज के टाइम में मान लीजिए फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। सोशल मीडिया पे आप क्या करते हो, आप जो है विद इन अ मिनट किसी इन्फॉर्मेशन को लाखों लोगों तक पहुंचा देते हो। चेन बन जाता है, आपने मुझे टैग किया, मैंने किसी और को टैग किया, मेरे पेज से किसी और के पेज पे गया और मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड स्नोबॉल सैम्पलिंग। जब आप अपने कॉन्टैक्ट्स को चेन के फॉर्म में बिल्ड करते हो, और आप भले ही दिल्ली में बैठे हो लेकिन आपका काम यूके में भी हो रहा है, यूएसए में भी चल रहा है, चेन बना रहे हो, तो ये स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है। इसकी मदद से क्या होता है कि आप किसी एक जगह पे हो, लेकिन आपको रिसर्च या आपको कुछ मान लीजिए इन्फॉर्मेशन दिल्ली का चाहिए, यूके का चाहिए, तो वहाँ का इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आपके फ्रेंड वहाँ पे हैं या आपका नोन व्यक्ति वहाँ पे है, आपने कॉन्टैक्ट बनाया, यूएसए का इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया। तो इससे क्या होता है, रिसर्च बहुत इफिशियंट होता है, आपके पास डेटा बहुत सारे आ जाते हैं कम समय में, क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं कि एक समय में आप यूके भी जाएं, यूएसए भी जाएं, फंड्स भी लिमिटेड है, टाइम भी लिमिटेड है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग भी बहुत इफेक्टिव और इफिशियंट, प्रोडक्टिव आज के दौर में माना जाता है। तो ये था पूरा सैम्पलिंग का इंट्रोडक्शन, बेसिक और बहुत ही सिंपलेस्ट लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने क्वेरी को डाल सकते हैं। मैं विद इन 24 आवर्स 24 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई निश्चित रूप से करूँगा। ठीक है, एक बार लास्ट में फिर से कि वीडियो कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दूसरों से भी करें और लोगों की पूरी मदद करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।